हेलो स्टूडेंट्स, आज हम यहाँ पे क्लास 11 के फर्स्ट चैप्टर यानी सेट्स के चैप्टर को हम यहाँ पे इसका इंट्रोडक्शन पार्ट हमने प्रीवियस वीडियो में कर रखा था, है ना। तो आज हम यहाँ पे क्या कंप्लीट करने वाले हैं, आज हम यहाँ पे कंप्लीट करने वाले हैं एक्सरसाइज 1.1। ठीक है, आपने क्या क्या पढ़ा, आपने यहाँ पे पढ़ा कि सेट्स को क्या 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 फॉर्म में हम इसे लिख सकते हैं। जैसे आपने पढ़ा कि रोस्टर फॉर्म में इसे लिखा जा सकता है ना। साथ ही साथ क्या पढ़ा आपने कि सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा जा सकता है। ठीक है, तो दो टाइप आपने यहाँ पे पढ़ रखा। ठीक है, एक तो रोस्टर फॉर्म में कैसे लिखते हैं, दूसरा सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे लिखते हैं। तो जितने भी आपने इंट्रोडक्शन पार्ट में आपने जितने भी कवर किया इंट्रो पार्ट में, आज उसे से रिलेटेड हम क्या करेंगे, एक्सरसाइज 1 पॉइंट का यहाँ पे क्वेश्चंस को कंप्लीट करेंगे। तो आप देख सकते हो यहाँ पे नेक्स्ट जो है आपका क्वेश्चंस है विच ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चंस क्या बनता है, फर्स्ट क्वेश्चन देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग आर सेट्स, जस्टिफाई योर आंसर। बहुत ही इजी क्वेश्चंस है, यहाँ से हम एकदम कंप्लीटली सबसे फर्स्ट क्वेश्चन जो आपका सेट में आपने पढ़ा था कि सेट क्या है। ठीक है, तो सेट क्या है, तो जैसा कि मैंने आपको पहले ही डिफाइन कर रखा था कि जो भी हम आंसर लाते हैं, ठीक है, जो भी हमें एक सेट का कलेक्शन बनता है, तो वो कलेक्शन क्या होना चाहिए, वो पर्सन टू पर्सन चेंज नहीं होना चाहिए। जो पर्सन टू पर्सन चेंज नहीं होता वो क्या होता है, आपका वेल डिफाइंड होता है। वेल डिफाइंड होता है, इट मीन्स कि वो सेट है। तो फर्स्ट क्वेश्चन में यही बताना है कि अगर सेट है तो क्यों है, आपको अपना आंसर जस्टिफाई करना है। सो फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है द लेटर ऑफ ऑल मंथ ऑफ अ ईयर बिगिनिंग विद द लेटर जे। बहुत ही इजी क्वेश्चन, आप देख सकते हो कि सबसे पहले तो आपको कलेक्शन बनाना है। तो मान लो कि आप यहाँ पे कलेक्शन बना लो, तो मान लो एक सेट बना लेते हैं जिस एक ईयर में, ठीक है, जो एक ईयर होता है ना, उसमें जितने भी मंथ्स होते हैं, लेकिन उन सारे मंथ को आपको कलेक्शन नहीं करना, उन्हीं मंथ को कलेक्शन करना है जो बिगनिंग होता है, जिन मंथ का नेम किससे, लेटर जे से। तो आप इजीली जानते हो क्या होता है, एक तो जनवरी होता है, दूसरा क्या होता है जून होता है, एंड तीसरा क्या होता है जुलाई होता है। बस इन्हीं 3 मंथ के अलावा और कोई भी क्या होता है, मंथ नहीं होता है। सिर्फ जनवरी, जून एंड जुलाई। देख सकते हो आप तीनों का नेम का स्टार्टिंग क्या है, जे से है। तो जे से है, इट मीन्स कि यही 3 कलेक्शन होंगे जो क्या होंगे, आपके लेटर ये सेट में आएंगे। तो ये जो जनवरी, जून एंड जुलाई है, ये आपका वेल डिफाइंड कलेक्शन है, क्योंकि ये क्या होगा, पर्सन टू पर्सन कभी चेंज नहीं होगा। पर्सन टू पर्सन चेंज नहीं होगा, इट मीन्स क्या होगा, वेल डिफाइंड होगा। वेल डिफाइंड होगा, इट मीन्स क्या होगा, ये सेट होगा। तो अब आप इसका आंसर कैसे करोगे, देख सकते हो आप यहाँ पे। तो इसका आंसर हम ऐसे करेंगे, देखो यहाँ पे सॉल्यूशन मैंने यहाँ बता रखा है। सॉल्यूशन क्या है, वी कांट, यहाँ देख सकते हो आप, वी कैन काउंट, यहाँ पे देखो सॉल्यूशन, वी कैन काउंट द मंथ ऑफ अ ईयर बिगनिंग विद द लेटर जे, जनवरी, जून, जुलाई। ठीक है, दिस कैन नॉट बी चेंज्ड बाय पर्सन टू पर्सन, देन इट इज वेल डिफाइंड, सो दिस इज सेट। तो आप इसका आंसर इस तरह से कर लेना। ठीक है, मैंने आपको समझा दिया है, तो इस तरह से आप यहाँ पे कर सकते हैं। देन हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सो क्वेश्चन नंबर 2 आप यहाँ पे देख सकते हो, द कलेक्शन ऑफ 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स ऑफ इंडिया। अब बोलो 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स ऑफ इंडिया इंडिया में आपको बताना है। तो मेरे अकॉर्डिंग तो बहुत सारे राइटर्स में जैसे कोई बता सकता है, कोई भी मुंशी प्रेमचंद, कोई क्या। तो 10 मोस्ट सबके अकॉर्डिंग अलग अलग हो सकते हैं ना राइटर्स इंडिया में। तो जरूरी नहीं है कि 10 ही मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स है, बहुत सारे हो सकते हैं। लेकिन उन 10 का कलेक्शन हो सकता है कि आप कुछ बताओ, ठीक है, मैं कुछ बताऊं, 10 कलेक्शन अलग अलग हो सकते हैं। तो ये चेंज कर सकता है, इट मीन्स कि ये क्या होगा, वेल डिफाइंड कलेक्शन नहीं होगा। तो आप इसका आंसर कैसे करोगे, जस्ट इस तरह से आप यहाँ देख सकते हो। जस्ट यहाँ से देखो इस सॉल्यूशन में कि एज द कलेक्शन ऑफ 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स इन इंडिया में वेरी फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, है ना, ये क्या हो सकता है, वेरी कर सकता है पर्सन टू पर्सन। सो इट इज नॉट अ वेल डिफाइंड कलेक्शन, देन दिस इज नॉट अ सेट। तो एक का आप आंसर करने सीख जाओगे ना, सभी का आंसर इजिली यहाँ पे कर सकते हो। कुछ भी नहीं करना है, एक का आंसर देख लो, जो पर्सन वेरी टू कर रहा है उसे लिख देना है वेरी पर्सन टू पर्सन, सॉरी, जो आपका पर्सन टू पर्सन चेंज नहीं हो रहा है वहाँ पे यहाँ पे क्या लिखना है, वेल डिफाइंड कलेक्शन। जो हो रहा है, जो चेंज हो जा रहा है, उसे क्या लिखना है, नॉट वेल डिफाइंड, सो दिस इज नॉट अ सेट। तो आप समझ गए होंगे किसे किस तरह से लिखना है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
नेक्स्ट देख सकते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 को देखो यहाँ पे, अ टीम ऑफ 11 बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन ऑफ द वर्ल्ड। अब पूरे वर्ल्ड में आपको क्या करना है कि एक टीम बनाना है 11 बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन। अब बताइए 11 बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन का आप बनाओगे तो आपके अकॉर्डिंग कुछ और क्रिकेटर होंगे, मेरे अकॉर्डिंग कुछ और होंगे। अब 11 तो जरूर नहीं, तो ये भी क्या होगा, पर्सन टू पर्सन चेंज करेगा। जस्ट जो ये प्रीवियस वाला क्वेश्चन जो किया था ना, क्वेश्चन नंबर 2, बिल्कुल इसी की तरह ये क्वेश्चन इसका हम आंसर करेंगे। सो आप देखो इस तरह से आंसर कर सकते हो। अ टीम, देखो, as team of 11 best cricket batsmen of the world may vary from person to person, just previous वाले आंसर की तरह है ना। so it is not well defined collection, then this is not a set। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4। सो क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पे है, द कलेक्शन ऑफ ऑल बॉयज इन योर क्लास। अब आपके क्लास की बात हो रही है। देखो क्लास में मान लो कि टोटल 40 स्टूडेंट है, 20 गर्ल्स है मान लो, ठीक है। 20 क्या है, गर्ल्स है, देन 20 क्या है आपका, बॉयज है, ठीक है। 20 बॉयज है। तो आपकी क्लास की बात हो रही है ना, तो आपका क्लास में मान लो 20 बॉयज है, तो आप 20 बॉयज का ही ना कलेक्शन करोगे ना, थोड़ी ना गर्ल्स को काउंट कर दोगे। तो ये जो है काउंटेबल है, ये क्या है, काउंट किया जा सकता है। जैसे 20 बॉयज है तो 20 बॉयज ही बता दोगे। तो ये क्या है, वेल डिफाइंड कलेक्शन है। दिस मीन्स कि ये क्या है, सेट है। तो आप इसका आंसर कर सकते हो, as the collection of all boys in our class is well defined collection because anybody can definitely identify a boy, है ना, who belongs to this collection, so this is set। तो इस तरह से आप क्या करोगे, यहाँ पे इसका आंसर करोगे। सो नेक्स्ट आप देख सकते हो, क्वेश्चन नंबर है, अब देखो फिफ्थ में है, द कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर लेस देन 100। देखो अब यहाँ पे कलेक्शन आपको किसके बनाए, नेचुरल नंबर के। तो हम सभी जानते हैं नेचुरल नंबर को n से डिनोट करते हैं। अच्छा ये जाने दो, नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होता है ना, 1 2 3 काउंटिंग नंबर, और ये क्या होता है, चलते चला जाता है अप टू इन्फिनिटी तक। तो ये होता है हमारा नेचुरल नंबर। बट यहाँ क्या बोला है कि नेचुरल नंबर स्टार्टिंग तो है, कलेक्शन आपको बनाना है, लेकिन क्या होना चाहिए, 100 से छोटा होना चाहिए। तो 100 से छोटा यानी कि 99 तक होगा, 1 से 99 तक, 1 से 99 तक जो कलेक्शन होगा वो आपका क्या होगा, नेचुरल नंबर का कलेक्शन होगा। तो ये क्या काउंटेबल है, काउंटेबल नंबर है, तो जो सभी कोई काउंट ईजिली कर सकते हैं। तो अगर जो काउंटेबल है, जिसे हम वेरीफाई कर सकते हैं पर्सन टू पर्सन, ये तो कभी चेंज नहीं होगा, तो ये वेल डिफाइंड होगा, दिस मीन्स कि ये सेट होगा। सो आप यहाँ आंसर कर सकते हैं नेचुरल नंबर 1 2 3 4 अप टू इन्फिनिटी। नाउ नेचुरल नंबर लेस देन 100, इट मीन्स कि 1 2 3 4 है ना, अप टू इन्फिनिटी, सॉरी 99 तक है। एज द कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर लेस देन 100 इज नोन एंड एनीवन कैन बी डेफिनेटली आइडेंटिफाई अ नंबर belong to this collection, so this is well defined collection, hence this is a set। सो आपको इसी तरह से आंसर करने, इसी तरह से आपको अपनी आंसर कॉपी में इस तरह से हर एक वर्ड को अच्छे से लिखना है और आंसर को बनाने हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन अब यहाँ पे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6, अ कलेक्शन ऑफ नॉवेल्स रिटन बाय द राइटर मुंशी प्रेमचंद। आप यहाँ देखो किसका कलेक्शन करना है, नॉवेल्स का। अब देखो ये बहुत कुछ लिखे होंगे ना, कोई स्टोरी लिखे होंगे, ठीक है, कोई पोएम लिखे होंगे, ठीक है, बहुत कुछ लिखे होंगे, बट मुंशी प्रेमचंद के द्वारा उन्हीं का कलेक्शन करना है जो सिर्फ और सिर्फ नॉवेल्स को लिखा गया। अब मान लो कि इन नॉवेल्स को सपोज करना है आपको, मैं नहीं जानती कि कितना नॉवेल्स वो लिखे हैं, मान लो वो 20 नॉवेल्स लिखे हैं या फिर 100 भी हो सकता है। तो जितना नॉवेल्स लिखे होंगे उतना ही आंसर होगा। अगर वो 20 नॉवेल्स लिखे होंगे तो वहाँ पे 20 नॉवेल्स का नाम आएगा सिर्फ मुंशी प्रेमचंद के द्वारा। तो ये भी एक काउंटेबल है, ये भी काउंटेबल है, दिस मीन्स कि ये सेट है, ठीक है। सो आप इसका आंसर कर सकते हो, एज द कलेक्शन ऑफ नॉवेल रिटन बाय द राइटर मुंशी प्रेमचंद इज नोन एंड कैन बी काउंटेड। देख सकते हो काउंटेड है, सो इट इज वेल डिफाइंड कलेक्शन, देन दिस इज अ सेट। नेक्स्ट है अब यहाँ पे 7 नंबर, द कलेक्शन ऑफ ऑल इवन इंटीजर्स। अच्छा इवन इंटीजर्स की बात हो रही है। आप इंटीजर्स आपने पढ़ा है कि एक यहाँ पे 0 होता है, इधर क्या होते हैं, माइनस इन्फिनिटी वाले नंबर होते हैं, है ना,
और जहाँ पे चला जाता है -2 -1, फिर इधर प्लस वाले नंबर होते हैं पॉजिटिव वाले 1 2, और इधर कहाँ तक चला जाता है प्लस इन्फिनिटी तक। तो एक तो इधर माइनस वाले नंबर होते हैं, इधर प्लस वाले नंबर होते हैं, यहाँ 0 होते हैं, ठीक है बीच में। तो इसमें कहा है कि आपको किस चीज़ का कलेक्शन करना है, ऑल इवन इंटीजर्स का। इवन इंटीजर से बोला, यानी कि इवन इंटीजर्स यानी कि 0 से लेकर के इधर पॉजिटिव वाले नंबर, ठीक है, ऑल इवन इंटीजर्स। अच्छा, इवन इंटीजर बोला, यहाँ पॉजिटिव नेगेटिव का बात नहीं कि ऑल इवन इंटीजर। तो इवन इंटीजर और ऑड इंटीजर आपने पढ़ा है ना, जो 2 से डिवाइड होते हैं ना, जो भी नंबर 2 से डिवाइड होते हैं वो क्या कहलाते हैं, आपके इवन इंटीजर्स कहलाते हैं। तो 2 से डिवाइड होने वाले जितने नंबर है, जैसे 2 है, 4 है, 6 है, ठीक है, 8 है ना, इस तरह से करते हुए जो भी नंबर्स आते हैं यानी अप टू इन्फिनिटी तक, वो क्या होंगे, आपके इवन इंटीजर्स होंगे। तो ये एक क्या है, काउंटेड है, ठीक है, ये काउंट किया जा सकता है। काउंट कहने का मतलब, ये काउंटेड कहने का मतलब है कि 2 4 6 8 अप टू जो भी है इनका जो सेट है एक, तो वो कभी चेंज नहीं होगा। इवन नंबर जो भी 2 से डिविजिबल होंगे वो सारे इवन इंटीजर्स में आएंगे, तो ये कभी भी पर्सन टू पर्सन चेंज नहीं होगा। तो ये एक जो है वेल डिफाइंड कलेक्शन है। अब इसका कोई थोड़ी ना आंसर 1 3 7 बता सकता है, क्योंकि ये तो आपके क्या आ जाएंगे, ऑड इंटीजर में आ जाएंगे, आपको सिर्फ और सिर्फ इवन इंटीजर में बताना है। तो इवन इंटीजर क्या है, वेल डिफाइंड कलेक्शन है। तो आप इसका आंसर कर सकते हो, as the collection of even integers is known and can be counted, so it is well defined collection. This cannot be changed by person to person, then this is a set. Okay, so next अब देख लेते हैं क्वेश्चंस नंबर यहाँ पे 8। देखो यहाँ पे है द कलेक्शन ऑफ क्वेश्चंस इन दिस चैप्टर। ये तो बहुत इजी है। देखो अब मान लो इसी चैप्टर की बात हो रही है ना, यहाँ आप चैप्टर 1 पढ़ रहे हो। क्या पढ़ रहे हो, चैप्टर 1 पढ़ रहे हो। अब इस चैप्टर 1 में मान लो कि टोटल जो क्वेश्चंस है, ठीक है, अभी एक्सरसाइज 1.1 करवाने ना, टोटल मान लो 6 क्वेश्चन है। कितने हैं, 6 क्वेश्चंस है। तो आप जो कलेक्शन बनाओगे क्वेश्चंस का, वो 6 कलेक्शन का बनाओगे ना, थोड़ी ना 7 बना दोगे। तो ये काउंटेबल है, ये इजिली कोई भी काउंट कर सकता है, देख सकता है। तो ये पर्सन टू पर्सन चेंज नहीं होगा, इट मीन्स कि ये क्या होगा, सेट होगा। सो यहाँ पे आंसर कर सकते हो, दी collection of questions in this chapter is a well defined collection because anyone can easily identify a questions that belongs to this chapter, hence this collection is a set. So आप क्या कह सकते हो कि ये जो collection है वो क्या है, सेट है। लास्ट जो क्वेश्चंस है आपका क्वेश्चंस नंबर 1 में, वो है अ कलेक्शन ऑफ, देखो ये क्वेश्चंस है आपका, क्वेश्चंस नंबर कहाँ गया, हाँ, a collection of most dangerous, questions number 9 6 7 8 9, a collection of most dangerous animal। अब क्या बोला है, most dangerous animal of the world, पूरे वर्ल्ड की बात की गई है, ठीक है, वर्ल्ड की बात की गई है, और कलेक्शन करने बोल रहा है मोस्ट डेंजरस एनिमल। देखो अब मैं आपको यहाँ पे डिफाइन करती हूँ कि मोस्ट डेंजरस एनिमल बोला है, तो क्या आप बता सकते हो कि पूरी दुनिया में मोस्ट डेंजरस एनिमल्स कौन कौन से, उसका कलेक्शन बना सकते हो। बहुत ही डिफिकल्ट है, क्योंकि सभी जगह की क्या होता है ना कि क्राइटेरिया अलग अलग होता है। कहने का सेंस ये है कि मान लो मेरे जैसे हम जिस जगह पे रहते हैं ना, जैसे जिस जगह पे रहते हैं वहाँ के अकॉर्डिंग कोई दूसरा एनिमल होगा जो वहाँ पे ज़्यादा डेंजरस होगा, ठीक है ना, बहुत ज़्यादा डेंजरस होगा, और कहाँ पे कहीं और पे कहीं और होगा। यानी कि कहने का मतलब अगर हम 10 मोस्ट डेंजरस एनिमल का अगर हम कलेक्शन बनाते हैं, हो सकता है आप यहाँ पे 20 एनिमल्स का बनाएं, हो सकता है कोई और अदर पर्सन कितना बनाए, ज़्यादा हो सकता है 5 ही एनिमल ऐसा हो जिसको वो क्या लगे, मोस्ट डेंजरस लगे, और उनमें से वो अलग अलग बता दे। तो ये जो है ना, ये आंसर जो है क्या हो सकता है, वेरी कर सकता है, ये पर्सन टू पर्सन चेंज होगा, इट मीन्स कि ये क्या है, सेट नहीं है। तो आप इसका आंसर कर सकते हो, द कलेक्शन ऑफ मोस्ट डेंजरस एनिमल्स ऑफ द वर्ल्ड इज नॉट अ वेल डिफाइंड कलेक्शन बिकॉज द क्राइटेरिया, आप यहाँ देख सकते हो, बिकॉज द क्राइटेरिया फॉर डिटरमाइनिंग द डेंजरस ऑफ एन एनिमल can vary from person to person, hence this collection is not a set. So I think कि आपको ये क्लियर हो गया होगा कि मैंने आपको जो भी इंट्रो पार्ट में बताया कि सेट क्या है। तो अब जितने आपने इतने सारे क्वेश्चंस को करके इजीली आप
अब कंफर्म हो गए होंगे कि सेट क्या है, सेट किसे बोल सकते हैं ना, कलेक्शन क्या होता है सेट का, ये इजी समझ में आ गया हो। अब देखते हैं हम यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन। सो एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 2 है लेट ए, ये सेट है एक, ठीक है, लेट सेट ए इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6, इंसर्ट द एप्रोप्रिएट सिंबल इन द ब्लैंक स्पेस। एप्रोप्रिएट सिंबल कहने का मतलब आपको मैंने इंट्रोडक्शन पार्ट में बताया था बिलोंग टू, और क्या बताया था आपको, नॉट बिलोंग टू, कुछ ई लिख करके ऐसे काटा रहता था, है ना। तो बिलोंग टू और नॉट बिलोंग टू है, यही एप्रोप्रिएट सिंबल है, इन्हीं दो सिंबल्स का आपको यूज करना है इस ब्लैंक स्पेस में। तो यहाँ पे एक सेट दिया गया है, लेट ए इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6, ये एक सेट है, देख लो यहाँ पे। ये सेट जो है, इसी सेट से बताना है कि ये जो क्वेश्चंस दिए गए हैं, जैसे क्वेश्चन नंबर 1 है 5 ब्लैंक टू ए, ठीक है, यहाँ ब्लैंक है, यहाँ पे ए है, सेट ए है। तो क्या 5 बिलोंग्स कर रहा है ए सेट ए में या नहीं कर रहा है? तो आप यहाँ पे देख सकते हो 1 से 6 तक ये नेचुरल नंबर है ना, 6 तक है ना, 1 से 6 तक ही है नेचुरल नंबर है, बट लेस देन इक्वल टू 6 है। सो आप यहाँ देख सकते हो कि 5 बिलोंग कर रहा है ए में, तो आप देख सकते हो हाँ ये 5 क्या हो रहा है, बिलोंग कर रहा है ए में। तो आप यहाँ पे आंसर क्या कर सकते हो, फर्स्ट नंबर का आंसर कर सकते हो 5 बिलोंग्स टू ए। ओके, तो ये आपको इसी तरह से आंसर करना है। अब जो सेकंड नंबर बोला है, ठीक है, तो ये फर्स्ट का हो गया। सेकंड नंबर बोला 8 बिलोंग्स टू, क्या 8 आपको कहीं दिख रहा है? 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 तो दिख ही नहीं रहा है, तो ये क्या होगा, डज नॉट बिलोंग टू, क्या होगा, डज नॉट बिलोंग टू। एंड देन थर्ड में 0, 0 आपको कहीं भी दिख रहा है? अब ये नेचुरल नंबर 1 से स्टार्टिंग है, तो ये तो 0 तो होगा नहीं, ये भी क्या हो रहा है, नॉट बिलोंग टू, ये भी बिलोंग नहीं कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं ये, तो 4 ब्लैंक टू ए है, तो क्या 4 क्या बिलोंग कर रहा है? बिल्कुल बिलोंग कर रहा है, 1 2 3 4 देख सकते हो आप, ये 4 बिलोंग्स कर रहा है, यानी कि यहाँ पे क्या करेंगे, 4 बिलोंग्स टू ए। ओके, देन क्वेश्चन नंबर 5 में यहाँ देखो 2 है और ब्लैंक स्पेस है और ए है। तो ब्लैंक स्पेस में देखो 2 है ना, बिल्कुल है, देख सकते हो आप, ये 2 जो दिख रहा है आपको, ये 2 है, तो यहाँ पे क्या होगा, बिलोंग टू ए। नेक्स्ट 6 नंबर में है 10। अब 10 की बात कर रहा है यहाँ, तो लेस देन इक्वल टू 6 ही तक है, तो 10 तो है नहीं, ये तो क्या होगा, नॉट बिलोंग्स टू। बस इसमें कुछ भी नहीं करना था, बहुत ही सिंपल था, आपको एप्रोप्रिएट सिंबल्स का यूज करना था, या तो बिलोंग टू और नॉट बिलोंग टू, तो ये बहुत ईजी था। देन आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये बहुत इजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 3 है राइट द फॉलोइंग, देखो राइट द फॉलोइंग सेट्स इन रस्टर फॉर्म। ये जो फॉर्म जो आपको दिख रहा है ना, जितने भी क्वेश्चंस दिख रहे हैं, ये जो सारा का सारा क्या है, सेट बिल्डर फॉर्म में। ये जो सारा का सारा दिख रहा है ना आपका, ये है सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म में आप देख सकते हो कि क्या होता है, बाय स्टेटमेंट लिखा रहता था ना, आपको मैंने पहले ही बताया था कि स्टेटमेंट्स दिखाया रहता है कुछ वेरिएबल एक्स करके, ठीक है। तो आपको क्या करना है, इन सारे फॉर्म को किन फॉर्म में लिखना है, रोस्टर फॉर्म में लिखना है। तो बहुत इजी, रोस्टर फॉर्म मैंने आपको बता रखा है कि रोस्टर फॉर्म में क्या होता है कि बहुत ही विजिबल होता है, जो भी आप यहाँ पे आंसर दिखाओगे वो क्लियरली दिखता है। तो फर्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं यहाँ पे, a इज इक्वल टू करली ब्रैकेट ओपन है x सच दैट x इज एन इंटीजर -3 लेस देन 7 लेस देन -3 लेस देन x लेस देन 7। देखो यहाँ कहने का मतलब है कि जो x है वो कलेक्शन किसका है, वो कलेक्शन है एक इंटीजर नंबर का, बट वो क्या -3 से तो बड़ा है, ठीक है। ये जो x है वो -3 से बड़ा है लेकिन x से छोटा है, बहुत ईजी है। सेट हम कैसे लिखते हैं, कैपिटल लेटर से सेट का नाम देते हैं a इक्वल टू करली ब्रैकेट ओपन करते हैं, देन यहाँ पे आपको क्या करना है, -3 से बड़ा लिखना है। तो -3 से बड़ा क्या होगा, -2 होता है, -1 होगा, ठीक है, इंटीजर है ना तो 0 भी आएगा, फिर क्या होता है 1 भी आएगा, 2 भी आएगा, 3 है ना, 4 5 है ना, 6, उसका 7 नहीं होगा क्योंकि लेस देन 7 बोला है। तो ये हो गया आपका कलेक्शन, 2 -2 -1 0 1 2 3 4 5 6। तो ये आपको क्या करना था, इंटीजर सेट लिखना था। तो बहुत ही इजी था, इजीली यहाँ पे क्या हो गया आपका, वेरीफाई हो गया। सो अब हम देख लेते हैं, ये था आपका फर्स्ट क्वेश्चन। देन सेकंड क्वेश्चन को यहाँ पे देखते हैं, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन है यहाँ पे देखो, सेकंड है b इज इक्वल टू एक्स सच दैट x इज अ नेचुरल नंबर लेस देन 6। अब b जो हमारा सेट है बहुत इजी है, सेट का नाम b दे दो, करली ब्रैकेट ओपन करो,
नेचुरल नंबर लिखना है, बट क्या लेस देन 6 बोला है। तो नेचुरल नंबर आप जानते हो ना किससे स्टार्ट होता है, 1 से स्टार्ट होता है, 1 2 3 4 है ना, अप टू इन्फिनिटी तक। तो 1 लिखेंगे, 2 3 4 है ना, 5, बट 6 नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे क्या बोला है, लेस देन 6 बोला है। तो 1 2 3 4 ये आपका क्या हो गया, एक सेट बन गया। ये रोस्टर फॉर्म में कुछ भी नहीं करना, बहुत सिंपली विजिबल हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। यहाँ बोला एक्स सच दैट एक्स, एक सेट सी है जिसमें एक्स सच दैट एक्स है इज अ 2 डिजिट नंबर सच दैट द सम ऑफ इट्स डिजिट इज 8। आपको क्या करना है, 2 डिजिट नंबर लिखने हैं, लेकिन उन्हीं नंबर को लिखना है जिनका सम क्या हो, क्या आ जाए, 8 आ जाए। तो बहुत इजी है। तो सबसे पहले ना हम यहाँ पे 1 वाले में देखते हैं, जैसे 1 2 यहाँ पे होता है ना 1, फिर यहाँ पे देखो 1 के बाद फिर 2 वाले से देखेंगे, फिर 3 वाले से, फिर 4 वाले से। देखो मैं क्या कहना चाह रही हूँ, 1 में क्या ऐसा ऐड करे, ठीक है, कि 8 आ जाए। तो अब देखो 1 के साथ अगर 5 यूज़ करोगे, 1 के साथ क्या यूज़ कर सकते हो, 1 और 7 17, ये 2 डिजिट नंबर है, 17 2 डिजिट नंबर है, और 1 और 7 मिलके क्या बना रहा है, 8 बना रहा है ना। तो यहाँ पे फर्स्ट जो सेट होगा, सी का जो कलेक्शन होगा एलिमेंट, वो 17 होगा। फिर ठीक है, 17, ठीक है, ये 17 है आपका। उसके बाद अब आप क्या करो, ये 2 वाले में देखो, 2 वाले के साथ क्या ऐड कर सकते हैं, 2 के साथ 2 4 कितना होता है, 6 होता है। तो 2 4 6 होता है, तो यहाँ पे क्या होगा, 2 और 6 यानी 26। 26 को जब ऐड करोगे 2 + 6 है ना, 2 + 6 = 8 आ रहा है ना। तो यानी कि 26 यहाँ पे हो सकता है। ठीक है, तो इस तरह से आप यहाँ पे कर लेना 26। फिर उसी तरह 3 वाले में आएंगे, तो 3 के साथ क्या ऐड हो सकता है, तो अगर 4 ऐड करते हैं तो नहीं होगा, 5 ऐड करना पड़ेगा यानी कि 35। 5 और 3 8 होता है, 35 ये 2 डिजिट नंबर भी है। 4 के साथ क्या ऐड कर सकते हैं, 4 के साथ 4 ऐड कर सकते हैं, 4 4 44, 44 मिलके क्या बन रहा है, 4 4 मिलके क्या बन रहा है, 8 बन रहा है। तो अब बस देखा जाए तो बहुत सारे नंबर ऐसे आएंगे। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, आप यहाँ पे सारे देख लेना। ठीक है, 44 के साथ आपका यहाँ पे आ जाएगा 53, देन आपका आ जाएगा 6 वाले में 62, 7 वाले में 7 1 8 होता है। और उसके बाद यहाँ पे देखा जाए तो 8 वाले में 8 के साथ क्या ऐड करेंगे, 8 के साथ 1 का ऐड करेंगे तो 9 हो जाएगा, तो 8 के साथ 0 आएगा 80। तो बस, अब 9 तो ज़्यादा हो जाता है, तो बस यही कलेक्शन होगा। तो कलेक्शन क्या होगा, 17 26 35 44 53 62 71 80। बहुत इजी है, तो ये आप इस तरह से दिखा देना रोस्टर फॉर्म में। देख सकते हैं आप 4 नंबर, 4 नंबर में बोला है d = x सच दैट x, क्या बोला है, x, 4 नंबर की बात कर रही हूँ मैं, x सच दैट x इज अ प्राइम नंबर विच इज अ डिवाइजर ऑफ 60। अब यहाँ पे कलेक्शन करना है सेट d का, ठीक है, लेकिन कौन से नंबर लिखने हैं, तो जो 60 का क्या हो, डिवाइजर हो, ठीक है, प्राइम नंबर। बहुत इजी है, इसको हम कैसे कर सकते हैं, आप 60 का एलसीएम निकालने सीखे होंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन। तो सबसे छोटा नंबर से डिवाइड करते थे ना 2 से, तो यहाँ पे 2 30 हो जाएगा। फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो 15 2 × 30 होता है। देन आप यहाँ देख सकते हो, फिर 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 5 × 15 होगा। फिर यहाँ पे 5 1 × 5, अब कुछ नहीं होगा। अब यहाँ देखो 2 2 3 5 आएगा। अब रोस्टर फॉर्म में अब मैंने आपको बता रखा है कि कोई भी एलिमेंट हम रिपीट नहीं करते। 2 आया है, कितना बार भी 2 आ जाए, एक ही बार हम 2 लिखेंगे, ठीक है, रिपीट करके नहीं लिखेंगे। तो 2 है, उसके बाद क्या है, 3 है, देन क्या है, 5 है। तो 2 3 5 हमारा क्या है, प्राइम नंबर भी है और डिवाइजर है 60 का। प्राइम नंबर किसे बोलते हैं, तो वो भी मैं आपको एक बार याद दिला देती हूँ। प्राइम नंबर होता है कि जो सिर्फ और सिर्फ 1 और खुद बाय इटसेल्फ, ठीक है, 1 और इटसेल्फ के टेबल में ही आता है। जैसे 2 है, 1 के टेबल में और 2 के टेबल में आता है, 3 1 के टेबल में और 3 के टेबल में आता है, 5 1 के टेबल में और 5 के टेबल में आता है। तो ये क्या होता है, प्राइम नंबर। देखो अब 5th नंबर का कलेक्शन देख लेते हैं, सेट ई है। देखो अब सेट ई में क्या बोला है, द सेट ऑफ ऑल लेटर इन द वर्ड ट्रिगोनोमेट्री। बहुत ईजी है, मतलब कि आपको उन्हीं लेटर का कलेक्शन बनाना है जो यूज हुआ है ट्रिगोनोमेट्री लिखने में, ठीक है, ट्रिगोनोमेट्री जो वर्ड लिखा हुआ है, जो लेटर का यूज हुआ है, उनका कलेक्शन बनाना है। तो आप यहाँ देखो, करली ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे, सबसे पहले तो टी लिख सकते हैं, ठीक है, टी है, आर है, TRIZON, ठीक है, फिर से ओ नहीं लिख सकते क्योंकि ओ हमने यहाँ लिख चुके हैं। उसके बाद एम, ठीक है, ई,
अच्छा, फिर से टी नहीं लिख सकते क्योंकि टी मैंने लिख चुकी है। ठीक है, उसके बाद आर भी नहीं लिख सकते क्योंकि आर हमने लिख लिया है। ठीक है, तो उसके बाद क्या होगा, वाई। तो ये होगा आपका कलेक्शन, TRIGONMEY। बहुत ही क्लियरली विजिबल होगा आपको। तो इस तरह से एक ही बार किसी भी हम रोस्टर फॉर्म में क्या करते हैं कि किसी भी एलिमेंट को एक ही वन टाइम से लिख सकते हैं, बार बार रिपीट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, ऑर्डर भले इधर उधर हो सकता है। अब देखो लास्ट जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6, उसे देख लो। अब यहाँ पे सेट आपका एफ है, यहाँ पे बोला है द सेट ऑफ ऑल लेटर्स इन द वर्ड बेटर। आपको उन्हीं लेटर का कलेक्शन बनाना है जो बेटर वर्ड में यूज हुआ है जो लेटर। तो सबसे पहले तो यहाँ देखो करली ब्रैकेट्स ओपन करके बी लिख सकते हो, ई, टी, यहाँ डबल टी है तो वन ही टाइम लिखेंगे, फिर ई है तो नहीं लिखेंगे, आर, BETR। तो ये आपका कलेक्शन हो गया। तो ये आपका यहाँ पे क्वेश्चंस कंप्लीट होता है। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि सेट बिल्डर फॉर्म को हम किस तरह से रोस्टर फॉर्म में लिखते हैं। देन नेक्स्ट जितने भी रिमेनिंग क्वेश्चंस है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में। आई थिंक कि आपको यहाँ तक क्लियर होगा। अगर वीडियो अच्छी से समझ में आती है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें, साथ ही साथ वीडियो को शेयर भी ज़रूर करें। ओके, थैंक यू।